अस्सलामुअलैकुम। मारिया उस वक्त ज़ुबैरी से प्यार भरी बातें कर रही थी। शिवानी को अपने पास देखकर परेशान हो गई। कहने लगी, ज़ुबैरी, कबाब में हड्डी आ गई है। शिवानी ठीक मेरे साथ वाली सीट पर आ गई है। ज़ुबैरी ने कहा, आने दो। दुश्मन जितना करीब रहता है उतनी उसकी गलतियां नज़रों में आती रहती हैं। तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। ये भी तो सोचो कि उसने मुझे पहचान लिया होगा, मुझ पर शुबा करी होगी। शुबा करने के बावजूद तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। ज़रा देखो तो क्या होता है। शिवानी ने मारिया की तरफ नहीं देखा। वो अपने बिगड़ते हुए हालात पर गौर कर रही थी। उसकी पूरी टीम का शराजा बिखर गया था। उसके अपने मातियत सुरागरसां भी टेलीपैथी जानने वालों के आलाकार बन गए थे। वह अचानक ही बिल्कुल तन्हा हो गई थी। मौजूदा हालात का तकाजा था कि वह मौजूदा मिशन को मुलतवी कर दे, चीन ना जाए, स्कॉटलैंड वापस जाकर नए सिरे से एक नई टीम बनाए। अकल यही कह रही थी, लेकिन वह बड़ी जिद्दी और इरादे की पक्की थी। आगे कदम बढ़ाकर पीछे हटना नहीं जानती थी। उसने फैसला किया, वापस नहीं जाऊंगी। हांगकांग में भी स्कॉटलैंड यार्ड के चंद सुरागरसां हैं, वो उन्हें अपनी टीम में शामिल करेगी। स्कॉटलैंड यार्ड वालों ने अमेरिका से लाखों डॉलर्स हासिल करने के लिए मुआहदा किया था। पेशगी रकम भी वसूल कर चुके थे। दोहरी चालें चल रहे थे। मुआहदे के मुताबिक शिवानी ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा चुराकर चीन में मशीन को तैयार होने से रोकना चाहती थी। फिर चुराया हुआ नक्शा अमेरिकी हुकाम को देना चाहती थी। इसकी एक फोटोस्टेट कॉपी स्कॉटलैंड यार्ड में भी लाना चाहती थी। अब उसने तय कर लिया कि ये काम सिर्फ अपने लिए करेगी। तैयारी के अंदर शराब की ट्रॉली गर्दिश कर रही थी। वह ट्रॉली उनके पास भी आई। मारिया ने कहा, नो थैंक यू, मैं नहीं पीती, मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ। शिवानी ने डॉलर्स निकालकर होस्टेस को दिए। फिर पूरी एक बोतल उठाकर बोली, ये एक बोतल कम पड़ेगी तो दूसरी लूँगी, एक गिलास दो। होस्टेस ने उसे हैरानी से देखा, फिर उसके सामने एक खाली गिलास रखकर चली गई। वो बोतल खोलकर गिलास भरने लगी। मारिया ने कहा, ज़ुबैरी, उसे देख रहे हो? क्या उसका दिमाग चल गया है? पूरी बोतल पिएगी तो मर जाएगी। तुम भूल रही हो कि ये जहरीली है। शराब इसके होश नहीं उड़ाएगी। जब नशा नहीं होगा तो क्यों पी रही है? क्या लोगों को दिखा रही है? नहीं, ये ख्वामखा की नुमाया करने वाली औरतों में से नहीं है। शिवानी ने बैग में से एक डिबिया निकाली। उस डिबिया पर पॉइजन जहर लिखा हुआ था। उसने डिबिया खोलकर उसमें से एक टैबलेट निकाली, फिर इसे भरे हुए गिलास में डालकर डिबिया को बैग में रख दिया। मारिया ने कहा, ओ गॉड, ये जहर पी रही है। ज़ुबैरी ने कहा, मैं एक अंदाजे से कह सकता हूँ कि ये जहरीली शराब के जरिए अपने अंदर के जहर में इजाफा करेगी तो इसे कुछ सुरूर हासिल होगा। ये कुछ परेशान है, परेशानी बुलाने के लिए ऐसा कर रही है। वो बोली, तुमने दुरुस्त कहा, दुश्मन करीब हो तो उसकी उल्टी सीधी हरकतें दिखाई देती रहती हैं। क्या इसे नशा होगा तो इसके दिमाग में जाकर ख्यालात पढ़ सकोगे? मैं यही सोच रहा हूँ, शायद इसके चोर ख्यालात पढ़ने का मौका मिल सके। ज़ुबैरी मारिया के जरिए उसे देखने लगा। उसने एक घूंट पीते हुए गिलास खाली किया, फिर दूसरा गिलास भरते हुए मारिया को देखा। मारिया ने कहा, आसपास के लोग तुम्हें हैरानी से देख रहे हैं। मैं उनसे ज़्यादा हैरान हूँ, क्योंकि उन्होंने तुम्हें शराब में जहर मिलाते हुए नहीं देखा है। शिवानी ने पूछा, क्या तुम समझ रही हो मैं ये जहर पीकर हरामत मर जाऊंगी? मैं समझती हूँ, खुदकुशी करने वाले जानबूझकर जहर पीते हैं। एम आई राइट? रॉन्ग। मैं मरने के मूड में नहीं हूँ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। मारिया ने कहा, मैंने सुना है जो नशे के इंतहा को पहुंच जाते हैं वो खुद को सांपों से डसवाते हैं, तब उन्हें कुछ नशा होता है। क्या ये दुरुस्त है? वो तायद में सर हिलाकर बोली, जहर पीने से मुझे सुरूर हासिल होता है। उसने दूसरा गिलास खाली किया। तीसरा गिलास भरते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मारिया। वो बेख्तियार बोल पड़ी। ज़ुबैरी ने चौंक कर कहा, तुम्हें क्या हुआ है? असल नाम बता रही हो? शिवानी ने उसे चौंक कर देखा। मुझे एक मारिया की तलाश है। तुम वो नहीं हो, फिर भी जानना चाहती हूँ कि कौन हो, क्या करती हो, कहाँ जा रही हो, क्या तन्हा हो? ये कहते ही वो मारिया की पेशानी को घूरने लगी। ज़ुबैरी ने हाजिर दिमागी से काम लिया। वो ज़ुबैरी की मर्जी के मुताबिक बोलने लगी, मेरा असल नाम मोरीना है। मेरे मम्मी और डैडी मुझे मारिया कहती हैं। मेरा महबूब भी यही कहता है। अब मैं सबको यही नाम बताती हूँ। हांगकांग अपने महबूब से मिलने जा रही हूँ और घर से भाग कर जा रही हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरी मर्जी से मेरी शादी करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। मगर मुझे हुआ क्या है, मैं अपना राज तुम्हें क्यों बता रही हूँ? वो मुस्कुराकर बोली, मेरे सामने कोई अपना राज नहीं छुपाता। मैं जहर पीती हूँ। मेरी आंखों में जहरीली कशिश है। तुम उसी कशिश के तहत बोल रही हो। ज़ुबैरी ने शिवानी को खुशफहमी में मुब्तला कर दिया। वो यही समझ रही थी कि मारिया उसकी जहरीली आंखों के ज़ेर असर आकर बोल रही है। जब वो मास्क मेकअप में थी और शिवानी की आंखों की हरारत मास्क के आर पार नहीं पहुंच रही थी, उसने ठहर ठहर कर पीते हुए पूरी बोतल खाली कर दी। दूसरी बोतल पीने का वक्त नहीं रहा था। त्यारा हांगकांग एयरपोर्ट के रनवे पर उतरने वाला था। मुसाफिरों से दरख्वास्त की जा रही थी कि वो सीट बेल्ट बांध लें और जहाज से उतरते वक्त अपना दस्ती सामान साथ ले जाना ना भूलें। ऐसे वक्त ज़ुबैरी उसके दिमाग में पहुंच गया। वो बड़े सुरूर में थी। उस पर हल्का नशा तारी था।
जुबैरी उसके ख्यालात को पढ़ने की कोशिश करने लगा। उसके अंदर पहुंचने के बावजूद इसलिए कोशिश कर रहा था कि वह उसकी किसी एक सोच को पकड़ नहीं पा रहा था। एक सोच या फिक्रा पूरा होने से पहले दूसरी सोच हावी हो जाती थी, फिर इससे पहले कि वो दूसरी सोच को पूरी तरह पढ़ता तीसरी सोच मुसल्लत हो जाती थी। इस तरह दिमाग में मुख्तलिफ ख्यालात गड़मड़ हो रहे थे। इससे पहले जे काफू, आंद्रे और साइमन ने भी उसके चोर ख्यालात पढ़ने की कोशिशें की थीं और नाकाम रहे थे। फिर शिवानी की हंसी सुनाई दी। वो कह रही थी, जे सामू इतने ऊंचे ना उड़ो, अभी तिफले मकतबो। ये शिवानी का फौलादी दिमाग है, जाओ यहाँ से। जुबैरी को इत्मीनान हुआ। वो अपने दिमाग में उतरने वाले को जे सामू समझ रही थी। वो तैयारी से उतरकर इमिग्रेशन काउंटर पर आए। शिवानी ने उस काउंटर से गुजरकर बाहर आते हुए अपने मातियत और सुराग रसानों से कहा, मैं बुरी तरह नाकाम हो रही हूँ। इन हालात में चीन नहीं जाऊंगी। वापस स्कॉटलैंड हेड ऑफिस जाकर नए सिरे से एक टीम बनाऊंगी। तुम दोनों यहाँ छुट्टियाँ मनाओ, फिर जब चाहो वापस चले जाओ। मैं कुछ दिनों के लिए जापान जा रही हूँ। उसने दोनों मातियों से पीछा छुड़ा लिया। एक टैक्सी में बैठकर एक होटल में आई। वहाँ एक कमरा लेकर उस कमरे में पहुँचते ही उसने फ़ोन के जरिए स्कॉटलैंड यार्ड के डीजी से रब्ता किया। फिर कहा, दुश्मनों ने मुझे ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया है। मारिया, जे काफू और जे फ्लो मेरी गिरफ्त से निकल चुके हैं। अमेरिकी टेलीपैथी जाने वालों ने दोस्त बनकर दुश्मनी की है। मेरे दोनों मातियत सुराग रसानों के अंदर घुसकर अपना मामूल बना लिया है। डीजी ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। अब हम अमेरिकी हुकाम के लिए काम नहीं करेंगे, उन पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। तुम्हारा वक्त ज़ाया हुआ है, वापस आ जाओ। मैं मैदान मारने निकलती हूँ, मैदान हारने नहीं। आप अमेरिकी अकाबरीन को खरी खरी सुनाएं और कह दें कि मैं वापस आ गई हूँ, उनका काम नहीं करूँगी। ये राज ना खुले कि मैं एक नई टीम बनाकर चीन जा रही हूँ। शिवानी, तुम्हारे पास टेलीपैथी जाने वाले नहीं रहे। तुम टेलीपैथी जाने वाले दुश्मनों के मुकाबले में चीन ना जाओ। तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो। अब मैं स्कॉटलैंड यार्ड के लिए ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा हासिल करूंगी। आप मेरी फिक्र न करें। मुझे अपने इदारे के उन सुराग रसानों के कॉन्टैक्ट नंबर दें जो यहाँ हांगकांग में है। मैं अभी उनसे रब्ता करूंगी। डीजी ने उसे कई फ़ोन नंबर बताए। वो अखबार के एक सफ़े पर उन नंबरों को नोट करने लगी। ऐसे वक्त उसकी नज़रें अखबार की एक सुर्खी पर जम गई। लिखा हुआ था, मशहूर मारूफ साइंसदान जेम्स हार्वर्ड की मौत फिर नई जिंदगी। जेम्स हार्वर्ड की एक बड़ी सी तस्वीर शाये हुई थी। तस्वीर के साथ खबर शाये हुई थी कि पिछली शाम को जेम्स हार्वर्ड की मौत वाक़ई हुई थी। 2 डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक की थी। उसकी तजहीज़ व तकफीन के इंतजामात किए जा रहे थे। ऐसे वक्त वो लाश उठकर बैठ गई। मुर्दा जिंदा हो गया। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जेम्स हार्वर्ड नई जिंदगी हासिल करने के बाद पहले की तरह सेहतमंद और नॉर्मल है। जेम्स हार्वर्ड की वजह शोहरत एक आला समात है, जिसके जरिए वो हज़ारों मील दूर दुनिया के आखिरी सिरे से किसी बोलने वाले की गुफ्तगू यूं सुन लेता है जैसे फ़ोन के जरिए आवाज़ सुन रहा हो। उसने आला समात तैयार करने के बाद इसे अपने कान से ऑपरेशन के जरिए मुस्तकिल तौर पर मुंसलिक कराया है। वाला आइंदा ऑपरेशन के बगैर उसके कान से अलग नहीं हो सकेगा। बैनुल अक़वामी साइंसदानों की एसोसिएशन की तरफ से उस पर दबाव डाला जा रहा है कि उसे उस गैर मुल्की आला समात का फार्मूला दूसरे साइंसदानों को भी बताना चाहिए। टेलीफोन की तरह उस आले को भी आम करना चाहिए। ये खबर ऐसी थी कि शिवानी के दिमाग में जेम्स हार्वर्ड गूंजने लगा। उसके अंदर चीख चीख कर बोलने लगा, मैं तुम्हारी ज़रूरत हूँ। तुमसे टेलीपैथी जानने वाले छिन गए, कोई बात नहीं। एक चीज़ गुम होती है तो दूसरी मिल जाती है। मैं तुम्हें मिल गया हूँ। तुम्हारे दुश्मन दुनिया के जिस हिस्से में रहेंगे, मैं उनकी बातें तुम्हें सुनाऊंगा, उनके खुफिया मंसूबे बताऊंगा। तुम्हारे खिलाफ होने वाली साजिशों का इल्म तुम्हें पहले से हो जाया करेगा। तुम उन साजिशों का तोड़ करोगी, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दोगी। शिवानी के अंदर ज़बरदस्त हलचल पैदा हो गई थी। वह एक गैर मामूली कुव्वत समात रखने वाले शख्स को अपना मामूल बना सकती थी। उसने कॉन्टैक्ट नंबर के मुताबिक एक सुराग रसां से रब्ता किया। मैं हूँ शिवानी, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। माई कोड नेम इज़ शी कोबरा फॉर 4। यस मैडम शी कोबरा, हमें आपके आने की इतला मिल चुकी है, हुक्म करें। मुझे 2 ज़हीन, हाजिर दिमाग और नहायत तजुर्बेकार सुराग रसानों की ज़रूरत है। मिल जाएंगे। आप एड्रेस बताएं, वो आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। मैं बहुत राजदारी से काम करूंगी। इन 2 मातहतों से दूर रहा करूंगी, कभी इनके सामने नहीं आऊंगी। तुम इन दोनों की तस्वीरें लेकर आओ। मेरा मोबाइल नंबर नोट करो और उन्हें बता दो। उनसे फ़ोन के जरिए रब्ता रहा करेगा। वो अपना मोबाइल नंबर बताने लगी। उसने नोट करके कहा, अभी आ रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, क्या तुमने आज के अखबार में जेम्स हार्वर्ड के बारे में पढ़ा है? यस मैडम, हम उसे अगवा करने का मंसूबा बना रहे हैं। वो हमारे बहुत काम आएगा। शाबाश, मैं यही चाहती हूँ। उसे अगवा ना करो, मेरा सामना करा दो, मैं उसे अपना गुलाम बना लूँगी। उसने दोबारा ज़िंदगी हासिल करने के बाद खुद को अपने घर में कैद कर लिया है। किसी से मुलाकात नहीं करता है। आपसे सामना कराने के लिए उसे अगवा कराना ही होगा। मैं हंगामा नहीं चाहती,
खामोशी से काम करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरा मोबाइल नंबर उसके पास पहुँचा सकते हो या उसका ज़ाती नंबर दे सकते हो? उसने जेम्स हावर्ड का पर्सनल फ़ोन नंबर बताया। वो बोली, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे रब्ता करूँगी। मैं 2 सुराग रसां चाहती हूँ, उनमें से एक तुम होगे। उसने रब्ता ख़त्म किया। अखबार उठाकर उसे सामने लाकर जेम्स हावर्ड की तस्वीर को तवज्जो से देखते देखते उसकी पेशानी को घूरने लगी। नारंग अपने बेडरूम में जेम्स हावर्ड की मंगेतर के साथ वक्त गुजार रहा था। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम किया था उसकी मंगेतर सिर्फ उसकी दौलत की खातिर उससे शादी करना चाहती थी, वरना वो किसी विक्की नाम के जवान से मोहब्बत करती थी। नारंग ने टेलीपैथी के जरिए उसे अपने बेडरूम में बुलाया था। अब कह रहा था, तुम मुझे धोखा देकर विक्की का दिल खुश करना चाहती थी, मगर पिछली रात से मुझे खुश कर रही हो। मैं तुम्हारी बेवफाई की सजा दे चुका हूँ, अब काला मुंह करके अपने आशिक के पास जाओ। उसी वक्त उसने महसूस किया कि उसकी पेशानी गर्म हो रही है। वो बेचैनी से उठकर बैठ गया, परेशान होकर बोला, ये क्या हो रहा है? ये अचानक मेरी पेशानी गर्म क्यों हो रही है, जबकि हाथ पांव ठंडे हैं? मेरा दिल कह रहा है कि मैं अपने अंदर की तमाम बातें बोलने लगूं। बोलूंगा तो हरारत ख़त्म हो जाएगी। मोबाइल से बजर की आवाज़ उभरने लगी। वो फ़ोन की तरफ देखकर बोला, मैंने इसे बंद किया था, किसने ऑन किया है? उसकी मंगेतर ने कहा, मैंने किया है, ये मेरी ही कॉल होगी। वो गुस्से से बोला, सुअर की बच्ची, फ़ोन बंद कर दे, बाहर जाकर किसी यार से बातें कर। मेरा फ़ोन हो तो कह देना मैं सो रहा हूँ। उसने फ़ोन का बटन दबाकर उसे कान से लगाया और वहाँ से जाती हुई बोली, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से शिवानी ने कहा, जेम्स हावर्ड से कहो, वो मुझसे बातें करेगा तो पेशानी ठंडी होगी, वरना वो आग पूरे जिस्म में फैल जाएगी। वो पलटकर नारंग से बोली, एक औरत कह रही है उससे बातें करोगे तो पेशानी ठंडी हो जाएगी, वरना पूरे बदन में आग फैल जाएगी। नारंग ने चौंक कर फ़ोन की तरफ देखा। हैरानी से सोचा, किसी को ये कैसे मालूम हुआ कि मेरी पेशानी जल रही है? वो आगे ना सोच सका। महसूस करने लगा, पूरा सर और पूरा चेहरा जलने लगा। वो घबरा कर फ़ोन लेकर कान से लगाते हुए बोला, तुम कौन हो? मैं एक बुखार हूँ। इस बुखार से निजात पाने का एक ही इलाज है, सच बोलना शुरू कर दो। तुम मर चुके थे, जिंदा कैसे हो गए? कौन हो तुम? मैं एक खतरनाक जादू जानने वाले और टेलीपैथी जानने वाले नारंग की आत्मा हूँ। जेम्स हावर्ड की जिस्म में समाकर नारंग को नई जिंदगी दे चुकी हूँ। इस तरह जेम्स हावर्ड को भी दोबारा जिंदगी मिल चुकी है। तुम नाकाबिल यकीन बातें कह रहे हो, लेकिन सच कह रहे हो, क्योंकि मेरे पैदा किए हुए बुखार में मुब्तला होने वाले हमेशा सच बोलते हैं। तुम्हारा सच सुनकर मैं खुश हो रही हूँ। तुम टेलीपैथी जानते हो ना? हाँ, जानता हूँ। टेलीपैथी की दुनिया के सभी लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं। तुम अभी तन्हा नहीं हो। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उन्हें रुखसत कर दो। नारंग ने उस मंगेतर बनने वाली को हकारत से देखकर कहा, यहाँ क्यों खड़ी है? चल भाग यहाँ से। किसी से मेरे बारे में कुछ बोलेगी तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो सहमकर वहाँ से चली गई। उसने फ़ोन पर कहा, वो जा चुकी है, मैं तन्हा हूँ। तुम मेरी बात मान रहे हो? ये महसूस कर रहे हो कि हरारत कम हो रही है? हाँ, कम हो रही है, मगर है। प्लीज़ मुझे बताओ कि मुझ पर क्या जादू कर रही हो? मैं जादू नहीं जानती, ये मेरी एक गैर मामूली सलाहियत है। मेरे एक मोबाइल नंबर याद रखो। जब भी बुखार में मुब्तला रहो, मेरे फ़ोन पर सच बोलते रहो। ठीक 1 घंटे के बाद तुम्हारे पास एक शख्स आएगा, वो जो हुक्म देता रहेगा तुम उस पर अमल करते रहोगे। नारंग ने कहा, मैं तुम्हारे शख्स का हर हुक्म मानता रहूँगा। शिवानी ने अपना मोबाइल नंबर बताकर फ़ोन बंद किया। फिर अपने सुराग रसां से रब्ता करने के बाद कहा, मैंने जेम्स हावर्ड को ट्रैप किया है। तुम हमारे एक हैप्नाटाइज करने वाले को उसके बंगले में भेज दो। उससे कहो कि वो उसे हैप्नाटाइज करके मेरा मामूल और महकूम बना दे। बेहतर ये होगा कि तनवीमी अमल के वक्त तुम भी वहाँ मौजूद रहो। ये तमाम मामला तय करने के बाद वो होटल से निकलकर एक बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर में गई। वहाँ से मेकअप का ज़रूरी सामान लेकर वापस होटल के कमरे में आई। फिर आने के सामने बैठकर अपने चेहरे को तब्दील करने लगी। वो जानती थी कि चीन के हकाम और वहाँ के तमाम मुसलमान टेलीपैथी जानने वाले इस बात से बाखबर हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड की एक डीजी शिवानी एक अहम मिशन पर चीन के शहर बीजिंग पहुँचने वाली है। इसलिए चीन पहुँचने से पहले ही उसके खिलाफ ऐसे इक़दाम किए गए कि उसकी टीम टूट गई थी और वो बिल्कुल तन्हा रह गई थी। अब वो अपना चेहरा, अपनी शनाख्त छुपा रही थी। चेहरा बदलकर सर से पांव तक, हुलिया बदलकर चीन जाने वाली थी। वहां जाने से पहले कुछ ज़रूरी इंतजाम किए थे। वो चाहती थी आइंदा उसकी अपनी टीम के सुराग रसां और गैर मामूली सलाहियतें रखने वाला नारंग भी उसे पहचान ना पाए। वो चीन पहुंचने के बाद भी उनसे छुप कर रहे और उनसे अपना काम कराती रहे। उसने मेकअप के बाद खुद को एक नए रंगो रूप में देखा। वो खुद को नहीं पहचान रही थी। यूं लग रहा था आईने के अंदर जैसे कोई दूसरी हसीना अपना जलवा दिखा रही है। ऐसे वक्त फ़ोन का बजर सुनाई दिया। वो इसे ऑन करके बोली, हेलो। दूसरी तरफ से पोरस ने कहा, हेलो मैडम, मैं अमरीकी टेलीपैथी जानने वाला लेज़ी गार्ड हूँ। मुझसे कहा गया है कि आपको मेरी ज़रूरत है। वो नागवारी से बोली, यू नॉनसेंस, तुम्हारी हुकूमत से हमने मुआहदा ख़त्म कर दिया है। मुझे तुम्हारे जैसे धोखेबाज टेलीपैथी जानने वाले पर भरोसा नहीं है।
मैडम, जिस टेलीपैथी जानने वाले ने आपके एतमाद को धोखा दिया था उसे सख्त सजाएं दी गई हैं। मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। सॉरी, अब मैं तुम लोगों के लिए काम नहीं कर रही हूँ। ज़रा सोचिए, आपकी जहानत और हिकमत अमली से और मेरी टेलीपैथी से काम ना लिया गया तो वो च्याऊं म्याऊं चिन च्याऊं करने वाले ट्रांसफार्मर मशीन बना लेंगे। मेरा नाम शिवानी है। मैं उन्हें मशीन बनाने और टेलीपैथी सीखने नहीं दूंगी। मैं आपकी इसी मुस्तकिल मिजाजी का आशिक हूँ। मैं अपने दिल के अंदर की बात बता रहा हूँ। एक बार तुम्हें लंदन में देखा था, तब से तुम पर आशिक हो गया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? सच्चे आशिक को बकवास नहीं दीवाना कहते हैं। मुझे दीवाना अपना दीवाना कहो। पता नहीं तुमने कब देखा था और आज दीवाने बन रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। मैंने 3 दिन पहले देखा था। तुम्हारा पता ठिकाना और फ़ोन नंबर नहीं जानता था। आज सरकारी तौर पर कहा गया कि तुम्हें धोखा देने वाले को मुअत्तल किया जा रहा है, लिहाजा मुझे तुमसे रब्ता करना चाहिए। उन्होंने मुझे तुम्हारा ये फ़ोन नंबर दिया है। मैं कह चुकी हूँ, मुआहदा ख़त्म हो चुका है। मेरा वक्त बर्बाद ना करो। सरकारी मुआहदा ख़त्म कर दो, मोहब्बत का मुआहदा करो। मैं तुम्हारी खातिर अमेरिका छोड़कर यहाँ आया हूँ। मुझसे मोहब्बत करोगी तो उनकी वफ़ादारी नहीं, तुम्हारी वफ़ादारी करूँगा। वो ज़रा चुप हुई, फिर सोचकर बोली, मेरे वफ़ादार होगे? मुझे आज़मा सकती हो। मैं तुम्हारी खातिर हमेशा के लिए अमेरिका को छोड़ दूँगा। वो सोचने लगी, अगर वो दीवाना होकर मेरे सामने आएगा तो आंखों से सैरज़दा हो जाएगा। इसके अलावा उस पर तनवीं में अमल कराऊंगी, वो मेरा ग़ुलाम बन जाएगा। इसके बाद जब भी उसकी पेशानी जलती रहेगी, वो मुझसे ना कभी झूठ बोल सकेगा, ना किसी मौका पर धोखा दे सकेगा। इसे ज़रूर ट्रैप करना चाहिए। वो बोली, हेलो, मैं सोच रही हूँ वक्त तो ज़ाय होगा मगर तुम्हें आजमाऊंगी। पोरस ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, थैंक यू। गधे को चारा डाला जाता है मगर तुम घास डाल रही हो। इसका मतलब है मुझे गधा नहीं समझ रही हो, घोड़ा समझकर सवार रहोगी। मैं खुश नसीब हूँ। दूसरे शौहरों की तरह घोड़ा बनने वाला हूँ। मुझसे शादी करोगी? जल्दी से बोलो, कब करोगी? पहले हमारी खुफिया मुलाकात होगी और मामला तय होंगे। हाय, खुफिया मुलाकात! प्यार में दुनिया वालों से छुप कर मिलने का मज़ा ही कुछ और है। मैं आज शाम को हांगकांग नाइट क्लब के बार में ठीक 8 बजे मिलूंगी, मगर तुम मुझे पहचान नहीं सकोगे। मैं बहरूप में हूँ। कोई बात नहीं, मैं टेलीपैथी के ज़रिए अभी उस नाइट क्लब के बार की एक मेज़ रिज़र्व करवाऊँगा। उस मेज़ पर मेरा नाम लेज़ी गार्ड लिखा होगा। मैं आज शाम को हांगकांग नाइट क्लब के बार में ठीक 8 बजे मिलूंगी, मगर तुम मुझे पहचान नहीं सकोगे। मैं बहरूप में होंगी। वो तंजिया अंदाज में बोली, ओके, आज की रात ज़िंदगी भर याद रहेगी। पोरस ने मुस्कुराते हुए फ़ोन बंद कर दिया। फिर ख्याल खानी के ज़रिए मुझसे बोला, पापा, मैं हांगकांग में हूँ, किसी दिन भी आपके पास पहुँचने वाला हूँ। मैंने खुश होकर कहा, वेलकम माई सन, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जनाब अब्दुल्ला वास्ती की हिदायत है कि शिवानी को नुकसान न पहुँचाया जाए। मैं आज रात उसकी खैर आफियत के लिए उससे मुलाकात करने वाला हूँ। तुम किसी की चाल में कभी नहीं फंसती हो, फिर भी उस खतरनाक औरत से होशियार रहना। आपकी ये हिदायत याद रखूँगा। मारिया अहमद ज़ुबैरी से मिलने आ रही है, वहीं हांगकांग में है। मैं तुम्हें ज़ुबैरी के पास पहुँचा रहा हूँ। उससे मारिया का पता मालूम करो, उसकी हिफाजत लाजमी है। मैंने ज़ुबैरी के दिमाग में पहुँचकर कहा, ज़ुबैरी, मैं हूँ फ़रहाद। वो बोला, इवनिंग सर, आपने मुझे याद किया है, ज़रूर कोई ख़ास बात होगी। मैं पोरस को तुम्हारे पास पहुँचाने आया हूँ, उससे बातें करो। पोरस ने कहा, हाय ज़ुबैरी। ज़ुबैरी ने खुश होकर कहा, हाय ब्रदर, पहली बार हमारा राब्ता हो रहा है। इंशाल्लाह रूबरू मुलाकात भी होगी। पापा ने कहा है मारिया हांगकांग में है, मुझे उसकी हिफाजत करनी होगी। उसका पता और फ़ोन नंबर बताओ। आपके पापा बहुत ग्रेट हैं, मेरे प्यार को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। ये कहकर ज़ुबैरी ख्याल ख्वानी के ज़रिए मारिया के पास पहुंचकर फिर बोला, हाय मारिया, मैं आया हूँ मगर अकेला नहीं हूँ, ब्रदर पोरस मेरे साथ हैं। ओ गॉड, क्या वही पोरस जो मिस्टर फ़रहाद के साहिबजादे हैं? हाँ, वही ब्रदर पोरस हांगकांग में है, उनसे बातें करो। वो बोली, हाय ब्रदर, ये सुनकर खुशी हो रही है कि आप इसी शहर में हैं। पोरस ने कहा, तुम ज़ुबैरी के मानत हो, पापा ने मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड बनाया। वस्ती हुई बोली, शर्मिंदा ना करो, ज़ुबैरी की तरह मैं भी आपके पापा की और बाबा साहब के दायरे की खिदमतगार हूँ। यहाँ खिदमत करने आई हूँ। हम सब बाबा साहब के दायरे की खिदमतगार हैं। चलो, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं, मुहाफिज भाई तो हूँ। वो खुशी से खिलकर बोली, ओह, इट्स माई प्लेयर, आई एम लकी बाई बीइंग योर सिस्टर। ये मेरे लिए खुशी का मुकाम है, मैं आपकी बहन बनकर खुश नसीब हो गई हूँ। ज़ुबैरी ने कहा, थैंक्स ब्रदर, बहन भाई के दरमियान मेरा कोई काम नहीं। ये मारिया भी हवा में उड़ती रहेगी, मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। वो चला गया। मारिया ने कहा, ब्रदर, मैं अपना पता और फ़ोन नंबर बता रही हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे दिमाग में पहुँच मालूम कर लिया था। ओह गॉड, मैं टेलीपैथी की जादूगरी भूल गई थी। आप आ रहे हैं? अभी आ रहा हूँ। हम हांगकांग की सैर करेंगे और खूब बातें करेंगे। मारिया खुशी से खिली हुई थी। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरे एक बेटे ने उसे बहन कहकर मेरी फैमिली की एक मेंबर बना लिया है। उसे आधे घंटे बाद अपने अपार्टमेंट के सामने कार का हॉर्न सुनाई दिया। फिर अपने अंदर पोरस की आवाज़ सुनाई दी, मारिया चली आओ, मैं आया हूँ। वो खिड़कियाँ बंद करके दरवाजे को लॉक करने के बाद बाहर आई। सड़क के किनारे 3 कारें खड़ी हुई थीं। वो पोरस को चेहरे से नहीं पहचानती थी।
पोरस उसे अपनी शनाख्त बताना चाहता था। इससे पहले एक करीबी कार के पिछले दरवाजे से एक शख्स बाहर आया। उसका हाथ कोट की जेब में था। उसने मारिया से कहा, मेरी जेब में रिवॉल्वर है और तुम निशाने पर हो। चुपचाप कार की पिछली सीट पर बैठो वरना गोली मारकर चला जाऊंगा। पोरस ने उसके दिमाग में कहा, मारिया ऐसा अचानक हो रहा है, मैं सबसे आगे वाली वाइट टोयोटा में हूँ। तुम खुद को खौफजदा जाहिर करते हुए इसके हुक्म की तामील करो। मारिया सहम कर उसकी जेब को देख रही थी। जेब के अंदर रिवॉल्वर जैसी चीज़ थी। वह सहमे हुए अंदाज में बोली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम कौन हो? वो डांट कर बोला, कोई सवाल ना करो, फ़ौरन कार में बैठ जाओ, कम ऑन। वो कार की पिछली सीट पर आकर बैठ गई। पोरस ने कहा, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा, मुझे मुखातिब ना करना, तुम्हारे पास ही दुश्मनों के अंदर रहूँगा। वो कार वहाँ से आगे बढ़ी। पोरस उसके पीछे चलने लगा। मालूम हुआ वो स्कॉटलैंड यार्ड के जासूस थे। उन्हें हेडक्वार्टर से इतला मिली थी कि मारिया शिवानी की टीम से फरार हो गई है। दिल्ली में कई घंटों तक तलाश करने के बावजूद नज़र नहीं आ रही है। यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उसके महबूब अहमद ज़ुबैरी टेलीपैथी के जरिए तहफ़्फ़ुज़ दे रहे। वो भेस बदल कर ज़ुबैरी के पास जाने के लिए हांगकांग या ताइवान जाएगी। हर जगह के सुराग रसानों को अलर्ट कर दिया गया था। उन सबको मारिया की मखसूस शनाख्त बताई गई थी। भेस बदलने के बावजूद उसे मखसूस शनाख्त के जरिए पहचाना जा सकता था। पिछली सीट पर बैठे हुए जासूस ने जेब से रिवॉल्वर निकाल कर कहा, मारिया, हम स्कॉटलैंड यार्ड के ट्रेनिंग सेंटर में थे। तुम मुझसे 1 साल जूनियर थी। तुम मुझे भूल गई हो, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। वो बोली, तुम गलती कर रहे हो, मैं मारिया नहीं हूँ। क्या वो ऐसी थी? ऐसी नहीं थी। जब चेहरे से मेकअप उतारा जाएगा तो अंदर से मारिया निकल आएगी। पुअर बेबी, ज़रा सोचो, मेकअप के बावजूद कैसे पहचानी गई हो? वो सोचने लगी। तैयारे में शिवानी जैसी चालाक औरत मुझे ना पहचान सकी। क्या ये जासूस मेरे बाएं हाथ की वजह से पहचान रहे? पोरस ने कहा, तुमने तैयारे में शिवानी के सामने बाएं हाथ इस्तेमाल नहीं किया होगा और तुम्हारी गर्दन जुल्फ़ों के पीछे छुपी रही होगी। वह चौंक कर बोली, ब्रादर, मेरी गर्दन पर एक ज़ख्म का निशान है, लेकिन उस निशान को मैंने मेकअप के जरिए कामयाबी से छुपाया है। तुमने हांगकांग एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर बाएं हाथ से दस्तखत किए थे। जासूस ने दूर से देखकर शुबा किया था कि तुम बाएं हाथ से काम करने वाली मारिया हो। अब वो तुम्हारा मास्क उतार कर गर्दन के जख्म का निशान देखेगा तो शुबे की तस्दीक हो जाएगी। ब्रादर, क्या इस जासूस ने शिवानी को मेरे बारे में इतला दी है? अभी नहीं, पहले ये तस्दीक करना चाहते हैं। वैसे मैं इसे शिवानी तक खबर पहुंचाने नहीं दूंगा। वो 2 जासूस हैं, मैं तन्हा निमट सकता हूं, मगर बड़ा हंगामा होगा। बड़ी खामोशी से दोनों को खामोश करना होगा। उसने ज़ुबैरी को मारिया के दिमाग में बुलाकर कहा, मैं तन्हा उन दोनों से फाइट करूंगा। उन्हें गोली मारूंगा तो शिवानी तक खबर पहुंचेगी कि वो दोनों टेलीपैथी का शिकार होने के बाद मारे गए हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, वो मारिया पर शुबा करेगी। तुम एक जासूस के दिमाग पर कब्जा जमाओ, मैं दूसरे पर हावी रहूंगा। और मारिया, जैसे ये कार रुके तुम मेरी कार की स्टीयरिंग सीट पर आ जाना। इस प्लानिंग के साथ ही कार रुक गई। मारिया ने कार से उतरकर पीछे एक वाइट टोयोटा को देखा, फिर दौड़ती हुई आकर उसकी स्टीयरिंग सीट पर बैठ गई। साथ वाली सीट पर पोरस बैठा हुआ था। उसने कहा, कार स्टार्ट करो और ड्राइव करती हुई जाओ, जब तक मैं ना बोलूँ खामोश रहना। उसने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई, फिर तेज़ी से ड्राइव करते हुए एक सिमते जाने लगी। दोनों जासूस अपनी कार में आगे पीछे बैठे हुए थे। एक ने अगली सीट से कहा, ज़ुबैरी, पीछे क्यों हो, आगे आओ। दूसरा जासूस अगली सीट पर आ गया। कार आगे चल पड़ी। ज़ुबैरी ने अपने आला कार को ढील दी। उसने चौंक कर आगे पीछे देखा, फिर हैरत से पूछा, मारिया कहाँ है? मैं पिछली सीट पर था, आगे कैसे आ गया? मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम मारिया के साथ पीछे बैठे हुए थे। हाँ, मगर गाड़ी तो रोको, कुछ समझने दो कि वो कैसे गायब हो गई है। गधे हो, सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही है। उसे टेलीपैथी ले गई है। हाँ, समझ गया। गाड़ी रोको, वापस मोड़ो, वो दूर नहीं गई होगी, हम उसे पकड़ लेंगे। अरे, तुम रफ्तार क्यों बढ़ाते जा रहे हो? ये साहिल इलाका है, क्या समुंदर में डुबोना चाहते हो? फॉर गॉड सेक, रफ्तार कम करो। पोरस ने मजीद रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, ज़ुबैरी, तुम मारिया के पास जाओ, मैं उन दोनों को आखिरी स्टेशन तक पहुंचा कर आ रहा हूँ। पोरस ने रफ्तार कम करते हुए कहा, समझा करो, गाड़ी मैं नहीं चला रहा हूँ। वह हैरानी और परेशानी से बोला, समझ गया, ऐसा टेलीपैथी के जरिए हो रहा है। छोटे बहरी जहाज़ों और लॉन्चों के लिए कई बर्थ समुद्र में दूर तक चले गए थे। ऐसे बर्थ पर जहाज़ों से सामान उतारा जाता था। पोरस निस्बतन एक खाली बर्थ की तरफ कार को मोड़कर फिर रफ्तार बढ़ाने लगा। दूसरे जासूस चीखते हुए कहने लगा, नहीं, आगे समुंदर है, गाड़ी रोको, मुझे उतरने दो, मैं डूबना नहीं चाहता। उसके चीखते चीखते कार बर्थ के आखिरी सिरे से आगे निकल गई। उसके नीचे बर्थ का फर्श नहीं रहा। वह फिजा में दूर तक उड़ती हुई समुंदर के पानी में उतर गई। पानी बहुत गहरा था, वह गहराई में उतरती गई। पोरस ने उन दोनों को कार का दरवाज़ा खोलने और बाहर निकलने का मौका नहीं दिया। वो कार उनके लिए ताबूत बन गई। वो अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर होकर बोला, मारिया, क्या हो रहा है? ज़ुबैरी से बातें हो रही हैं? ज़ुबैरी ने कहा, हम यहाँ कार रोककर दुश्मनों की कार को डूबते हुए देख रहे थे, अब इत्मीनान है। शिवानी पहले की तरह मारिया को इस मौजूदा मेकअप में नहीं पहचान सकेगी।
पोरस ने कहा, मारिया को शिवानी का सामना नहीं करना चाहिए, वरना इसका बायां हाथ चुगली खाता रहेगा। मारिया ने पूछा, क्या टेलीपैथी के जरिए मेरी आदत बदली जा सकती है? ये मुमकिन नहीं है, पैदाइशी आदत है। हाँ, अगर कभी शिवानी से अचानक सामना हो जाए तो हम ख्याल खोने के जरिए तुम्हें बाएं हाथ से काम करने से रोकते रहेंगे। ऐसा आर्जी तौर पर हो सकता है, तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। मैंने एयरपोर्ट से शिवानी का पीछा करना चाहा था, यहाँ उसकी क़यामगाह देखना चाहती थी, मगर वो ट्रैफिक के हजूम में कहीं गुम हो गई। जुबैरी ने पूछा, ब्रदर, क्या आप शिवानी का पता जानते हैं? जान जाऊँगा। मैं अमेरिका का एक बागी टेलीपैथी जानने वाला बनकर आज रात उससे मुलाकात करने वाला हूँ, यानी ठीक 2 घंटे बाद। मारिया ने पूछा, कि आपने मास्क मेकअप किया है? ये बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूँ। उसकी आंखों की तिलिस्मी हरारत मेरी पेशानी तक नहीं पहुँचेगी। जुबैरी ने कहा, मारिया ब्रदर की मालूमात हमसे बहुत ज़्यादा हैं, तुम इनकी फ़िक्र न करो, और अब मैं तुम्हारी फ़िक्र नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। जुबैरी, ब्रदर 2 घंटे बाद शिवानी से मिलने जाएंगे, मैं तन्हा रह जाऊँगी, अपने अपार्टमेंट में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, आओगे ना? वो आने का वादा करके चला गया। मारिया ने पूछा, आप कॉफ़ी पीना चाहेंगे? हाँ, किसी सी व्यू रेस्टोरेंट में चलो, समुंदर का नज़ारा करते हुए कॉफ़ी पियेंगे। वो ड्राइव करती हुई बोली, मैंने टेलीपैथी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था और सुना था, अब आंखों से इस इल्म के कमालात देख रही हूँ। मेरा ख्याल है ये दुनिया का सबसे हैरत अंगेज़ इल्म है और सबसे ख़तरनाक हथियार है। ये इल्म बेवकूफ़ों के पास हो तो ख़तरनाक है, दानिशमंदों के पास हो तो इंसानियत की बेहतरी और सलामती का एक मुस्तहकम ज़रिया है। मेरा दिल बहुत चाहता है कि मैं अभी ये इल्म हासिल करूँ। क्या ये मुमकिन है? पहले मुमकिन नहीं था, अब आसान हो रहा है। चीन में ट्रांसफार्मर मशीन तैयार होगी तो तुम्हें उसके ज़रिए सिखाया जाएगा। वो खुश होकर बोली, सच? क्या आपके पापा ये चाहेंगे? क्या हुकूमत चीन को एतराज़ नहीं होगा? किसी को एतराज़ नहीं होगा। जो हमारे अपने हैं हम उन्हें ये इल्म ज़रूर सिखाते हैं। ब्रदर, आप रहमत का फरिश्ता हैं, तुम बासलाहियत हो, स्कॉटलैंड यार्ड की तरबियत याफ्ता हो, तुम्हें हमारे साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए ख्याल खोनी का हुनर आएगा, तुम हमारी तरह बनकर रहोगी। सो मैनी थैंक्स ब्रदर, मैं अपनी तवक्कुआत से ज़्यादा खुश नसीब हूँ। उसने एक साहली रेस्तोरां के सामने कार रोक दी। पोरस के साथ उस रेस्तोरां के गार्डन में आकर बैठ गई, फिर कॉफ़ी का ऑर्डर देने लगी। पोरस ने अपने एक सुराग रसां के दिमाग में पहुंचकर कहा, हांगकांग नाइट क्लब में अभी जाओ, वहाँ की बार में एक छोटी मेज़ रिज़र्व करवा दो और उस मखसूस मेज़ पर लेज़ी गार्ड की नेम प्लेट रखवा दो, फिर मुझे रिजर्वेशन के बारे में बताओ। मारिया ने पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? शिवानी से मुलाकात करने के लिए हांगकांग नाइट क्लब की एक मेज़ रिज़र्व करा रहा हूँ। फैंटास्टिक, बैठे बैठे सारा काम टेलीपैथी के ज़रिए हो जाता है, कमाल है। वेटर ने कॉफ़ी की ट्रे लाकर रखी। मारिया ने पूछा, क्रीम कॉफ़ी पियेंगे? जैसी चाहो पिला दो, मुझे सभी पसंद है। उधर समुद्र में बोटिंग और वाटर स्केटिंग हो रही है, स्कॉटलैंड यार्ड में स्केटिंग सिखाई गई होगी। मारिया ने समुद्र की तरफ देखा, फिर कॉफ़ी बनाती हुई बोली, मैंने आइस स्केटिंग और वाटर स्केटिंग दोनों में सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए थे। मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुकी हूँ। मुझे जमहूरिया चीन से निकाल दिया गया था। अगर मैं अपने मिशन में कामयाब हो जाती तो मुझे भी शिवानी की तरह आला ओहदा मिल जाता। वो प्याली उठाकर कॉफ़ी की चुस्की लेकर बोला, जुबैरी ने तुम्हारी ज़िंदगी का रुख बदल दिया है, तुम कैसा महसूस कर रही हो? मोहब्बत सिर्फ ज़िंदगी ही नहीं, किस्मत भी बदल देती है। इस्लाम कबूल करने के बाद एक नई दुनिया में आ गई हूँ। ये दुनिया मेरी सोच से ज़्यादा खूबसूरत है। पोरस ने कहा, तुम बहुत अच्छी हो। मैं जद्दोजहद से भरपूर ज़िंदगी गुजारा हूँ, हमेशा दुश्मनों से टकराव होता रहता है। एक मुद्दत के बाद तुम्हारी जैसी बहन के साथ वक्त गुजारते हुए एक पाकीज़ा तफरी का लुत्फ़ हासिल करूँ। आपसे ज़्यादा मैं लुत्फ़ हासिल कर रही हूँ, क्योंकि मैं भाई बहन जैसे रिश्तों से महरूम रही हूँ। मुझे आप जैसा बाकमाल मुहाफ़िज़ भाई मिला है। आप मेरी मुसर्रतों को, मेरे एहसासात को और जज्बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकती हैं। टेलीपैथी जानने वालों को फैमिली लाइफ गुजारने के मौके शाज़ व नादिर ही मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो पोरस की तरह एक बहन की मोहब्बत से सहरज़दा हो जाते हैं। उसने मारिया के साथ एक बहुत अच्छा वक्त गुजारने के बाद उसे उसके अपार्टमेंट में पहुंचा दिया। फिर हांगकांग नाइट क्लब के बार में पहुंचा तो 8 बजने ही वाले थे। उस क्लब में बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया करते थे। जिनकी गर्लफ्रेंड्स नहीं होती थी उन्हें इस क्लब से आला दर्जे की गर्लफ्रेंड्स मिल जाया करती थी। पोरस वहाँ तन्हा पहुँचा तो मैनेजर ने कहा, अगर आप तन्हा हैं तो ग्रीन रूम में जाएं, वहाँ कई ममालिक का हुस्न नजर आएगा, आप किसी को भी नाइट पार्टनर के लिए हासिल कर सकते हैं। पोरस ने कहा, आला दर्जे के होटलों और क्लबों में कई ममालिक का हुस्न होता है, उन हसीनाओं के अंदर कई ममालिक की बीमारियां भी होती हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरी एक फ्रेंड अभी यहाँ आने वाली है। वो क्लब के बार में आया, उससे शराब खाने में बड़ी रौनक थी। एक तो वहाँ नशा था, उस पर नशा लाने वाली हसीनाएँ थीं, एक तरफ डांस फ्लोर था। पीने वाले तरंग में आकर उस फ्लोर में जाते थे और वहाँ लड़कियों के साथ रक्स करते। एक मेज़ पर लेज़ी गार्ड की नेम प्लेट रखी हुई थी। पोरस इस मेज़ पर आ गया। 8 बज चुके थे, उसे इंतज़ार नहीं करना पड़ा। शिवानी अपने हुस्न व शबाब को नुमाया करने वाले लिबास में क़यामत जगाती हुई आ गई।
कितने ही लोग अपनी हसीन साथियों से नज़रें चुरा कर उसे देखने लगे। वो मेज़ के पास आकर नेम प्लेट रखकर बोली, वेल, तुम ही लेजी गार्ड हो, मैं हूँ शिवानी। पोरस ने उठकर उससे मुसाफिर करते हुए कहा, वेलकम। तुम अंदाज़ा कर सकती हो कि तुमसे मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मगर ये नहीं समझ सकती कि तुम्हारा खूबसूरत हाथ थामकर दिल की धड़कनें शोर मचाने लगी हैं। क्या मेरी धड़कनों को सुनोगी? वो मुस्कुराकर बैठती हुई बोली, बहुत बोलती हो। मैंने सोचा था तुम आम लोगों की तरह होगे, मगर दूसरों से मुख्तलिफ हो, खूबरू हो, डैशिंग पर्सनैलिटी है। मेरा ख्याल है तुम पर लड़कियां मरती होंगी। एम आई राइट? वो बोला, पहली मुलाकात में मर्द अपनी गर्लफ्रेंड के हुस्न की तारीफ़ें करता है, लेकिन तुम मेरी तारीफ़ें कर रही हो। ये यकीन हो रहा है कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दोगी। मैं क्या फशनास हूँ, तुम्हें देखकर समझ गई हूँ। बहुत बड़े फ्लर्ट करने वाले हो। कमाल है, मेरी तारीफ़ें किए जा रही हो। क्या खतरे की घंटी बजा रही हो? एक वेट्रेस उनके पास आई। शिवानी ने कहा, कोई सी ब्लैक लेबल ले आओ। वेट्रेस चली गई। पोरस ने हैरानी जाहिर की, तुम स्कॉटलैंड यार्ड की एक जिम्मेदार ऑफिसर हो, यहाँ बैठ कर पियोगी? वह मेज़ पर झुक गई, उसे घूर कर देखती हुई बोली, तुम्हें भी पिलाऊंगी। पोरस समझ गया कि वो अपनी आंखों का सहर तारी कर रही है। वो परेशानी जाहिर करते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? मेरी पेशानी गर्म हो रही है। वो अपनी पेशानी को छूने लगा। शिवानी ने कहा, अपने अंदर की तमाम सच्ची बातें उगलते रहो, वरना पेशानी आग की तरह जलने लगेगी। इस जलन से मर सकते हो। वो सहरज़दा सा होकर बोलने लगा, मैं लेजी गार्ड नहीं हूँ, मैं आंद्रे हूँ। वो बोली, अच्छा, वही आंद्रे जो ट्रांसफॉर्मर मशीन के सिलसिले में मुझसे मामला तय करता रहा था। तो मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे? मैंने सोचा तुमने आंद्रे के ज़रिए, यानी मेरे ज़रिए होने वाले अमरीकी मुआहदे को ख़त्म कर दिया। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा। यह सोचकर मैं लेजी गार्ड के नाम से दोस्ती करने यहाँ आया हूँ। तुमने मेरे 2 सुराग रसानों को ट्रैप किया था। उनके दिमागों में रहकर मेरी प्लानिंग मालूम करते रहे थे। मैंने उन सुराग रसानों को अपनी टीम से निकाल दिया है। एक नई टीम बना रही हूँ। ऐसे वक्त फिर मुझे धोखा देने आए हो? मैं इस बार धोखा देने नहीं आया हूँ। तुमने मुआहदा मनसूख किया। अमरीकी अकाबरीन मुझे इसकी सज़ा देने वाले थे। मैं वहाँ से फ़रार होकर यहाँ आया हूँ। मैंने सोचा तुम बहुत ज़बरदस्त हो, मैं किसी न किसी तरह तुम्हारी टीम में शामिल हो जाऊँगा। मेरी आंखों की जद में आने वाले मुझसे झूठ नहीं बोलते। मैं तुम्हारा यकीन कर रही हूँ, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। अब इस सवाल का जवाब दो कि मेरी टीम में क्यों शामिल होना चाहते हो? तुम पर दिल आ गया। मैं तुम्हारे करीब रहकर तुम्हें दिमागी कमज़ोरी में मुब्तला करके तुम्हें अपनी मामूला बनाना चाहता था, फिर शादी करना चाहता था। तुम पक्के बदमाश हो। शादी करना अच्छी बात है, मगर तुम शादी जैसा अच्छा काम भी बदमाशी से करना चाहते हो। मैं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। जो भी करो, मैं सच कह रहा हूँ, शादी करूँगा तो तुमसे ही करूँगा, वरना तुम्हें भी किसी से शादी करने नहीं दूंगा। हम दोनों कमारे रहकर बेशर्मी किए बगैर सीधे जन्नत में जाएंगे। वह झीम कर बोली, बेशर्मी? कैसी बेशर्मी? ये सच बोलने का कौन सा अंदाज है? वैसे मैंने गलत अंदाज़ लगाया था। तुम फ्लर्ट नहीं हो, मगर तुम्हारी ज़ुबान से सच जानना चाहती हूँ। क्या मुझसे पहले कोई तुम्हारी ज़िंदगी में आई है? वेट्रेस शराब से भरी हुई बोतल, शीशे के जाम, आइस क्यूब और पीनट्स वगैरह लाकर मेज़ पर रख रही थी। शिवानी ने पोरस को जवाब देने से रोक दिया। जब वेट्रेस चली गई तो बोली, अब जवाब दो। मेरी ज़िंदगी में एक औरत आई थी, बल्कि मैं उसकी ज़िंदगी में आया था। फिर तो मैं तुम्हें सिर्फ गुलाम बना कर रखूँगी। तुम भरोसे के काबिल नहीं हो। तुम्हें नाराज़ नहीं होना चाहिए, मैं सच बोल रहा हूँ। दुनिया के हर मर्द की ज़िंदगी में 2 औरतें ज़रूर आती हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में भी 2 मर्द आएंगे। ये क्या बकवास है? मेरी आंखों के सामने हर ज़ुबान सच बोलती है, फिर तुम झूठी बकवास क्यों कर रहे हो? हर मर्द की ज़िंदगी में 2 औरतें नहीं आती हैं। आती हैं। पहले माँ आती है, या हम माँ की ज़िंदगी में आती हैं, फिर दूसरी औरत बीवी बनकर आती है। वह खिलखिलाकर हंसने लगी। बेशक मेरे सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता, सच कह रहे हो। और औरत की ज़िंदगी में 2 मर्द आते हैं, एक बाप, दूसरा शौहर। तुम बहुत दिलचस्प हो। तुमने पीने का मूड बना दिया है। चलो 2 जाम बनाओ। मैं तुम्हारे सामने झूठ नहीं बोल सकता, मैं शराब नहीं पीता हूँ। आज पियोगे? अभी पेशानी ठंडी हो रही है। इनकार करोगे तो जलन शुरू होगी। वह बेबसी जाहिर करते हुए बोतल खोलकर 2 जाम बनाने लगा। शिवानी ने अपने पर्स में से एक डिबिया निकाली, फिर उसमें से एक टैबलेट निकालकर अपने भरे हुए गिलास में डाल दी। पोरस ने हैरानी जाहिर करते हुए कहा, इस डिबिया के लेबल पर जहर लिखा हुआ है। तुम जहर पी रही हो? मेरी फिक्र ना करो, मैं जिंदा रहूँगी। मैं जब तक जहर ना पीऊँ मुझे सुरूर नहीं आता। तुम काम की बात सुनो। मैं यहाँ कुछ देर पीती रहूँगी, बातें करती रहूँगी, फिर तुम्हें एक जगह ले जाऊँगी। मुझे पता है, मैंने अभी बताया नहीं है। मेरे बोलने से पहले खुद ही कैसे जान गए हो? इसमें जाने की क्या बात है? तुम एक जगह ले जाना चाहती हो। ये बात मोटी अकल से भी समझ में आ जाती है कि मर्द और औरत पीने के बाद एक जगह जाते हैं। साफ साफ कहो, वो कौन सी जगह है? वो शर्माते हुए बोला, क्यों मुँह से कहूँ? हम पीने के बाद गटर में जाएंगे।
मुझे नशा नहीं होगा और इस शहर में तमाम गटरों पर ढक्कन रहते हैं। मैं उस गटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो नशा होगा, समझा करो। मर्द नशे में कहाँ जाकर गिरता है। शिवानी ने उसे घूर कर देखा, फिर कहा, तुम मेरी बातों को कभी दो बाप कभी दो माओं की तरफ ले जाते हो, कभी मेरी बात को गटर में गिरा देते हो। मैं नादान नहीं हूँ, तुम्हारी बात का मतलब समझ रही हूँ, अब फजूल बातें ना करो। हाँ तो मैं कह रही थी कि पता नहीं क्या कह रही थी, गटर के बारे में कह रही थी कि शट अप, ये बात तुम कह रही थी। मैं कह रही थी तुम एक जगह ले जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आएगी। अरे तुम फिर वही बोल रहे हो, मैं ये भरी हुई बोतल तुम्हारे सर पर तोड़ दूंगी। जहाँ मैं ले जाऊंगी वहाँ तुम पर तनवीमी अमल किया जाएगा। वो घबरा कर बोला, मुझे हिप्नोटाइज किया जाएगा? ओ गॉड, मैं समझ गया। क्या समझ गए? शादी के बाद मर्द औरत का मुरीद बन जाता है। तुम तनवीमी अमल के जरिए शादी से पहले अपना मुरीद बनाओगी, ये बड़े शर्म की बात है। इससे अच्छा है शादी कर लो। मर्द तनवीमी अमल के बगैर दूसरी सुबह जन मुरीद बन जाता है। उसे गुस्सा आ रहा था मगर वो अचानक हंसने लगी, कहने लगी, तुम क्या चीज़ हो, वैसे जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। तुम्हारे साथ वक्त अच्छा गुजरता होगा, मैं तुम्हें तनहा नहीं छोड़ूंगी। वो एक भरा हुआ जाम पी चुकी थी, दूसरा जाम भरने के बाद पी रही थी। पोरस ने पहले ही जाम के सिर्फ 2 घूंट पिए थे। ये जाहिर कर रहा था कि वो मदहोश होने के ख्याल से परेशान हो रहा है। शिवानी ने तीसरा जाम भरते हुए कहा, कोई बात नहीं, ठहर ठहर कर पीते रहो, नशा होगा तो मैं संभाल कर यहाँ से ले जाऊंगी। नशा करने वाले ऐसे गिरते हैं कि संभालने से भी नहीं संभलते। ज़्यादा नशा करने वालों को तो कोई उठा ही नहीं सकता। क्यों नहीं उठा सकता? क्योंकि वो कब्र में गिरते हैं। वह मुस्कुराकर बोली, तुम बातों को खूब घुमा फिरा कर बोलने के आदी हो। तुम जहरीली शराब पी रही हो, वरना मैं काम की बातें करने वाला था। तुम देख रहे हो ना मुझे मौत आई है ना नशा हुआ है, बस हल्का सा सुरूर है। काम की बातें करो। तुम बहुत बड़े मिशन पर जा रही हो। तुम्हारे तमाम दुश्मन टेलीपैथी जानते हैं। मेरे आने से पहले कोई टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे साथ नहीं था। तुम इतने ज़बरदस्त हथियार के बगैर क्या सोचकर वहाँ जा रही थी? दुनिया का कोई टेलीपैथी जानने वाला मेरे दिमाग में नहीं आ सकता, मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इसके बरक्स मैं अपने जहर से दुश्मनों को हलाक कर सकती हूँ। वो अनजान बनकर बोला, तुम्हारे पास जहर की एक डिबिया है, कितने दुश्मनों को मारोगी? वास्तव बोली, तो मेरे साथ रहा करोगी। इसलिए जान लो कि मैं जहरीली हूँ। किसी के भी जिस्म के किसी हिस्से में अपने दांत पेवस्त करूँगी तो वो मेरे जहर से तड़प तड़प कर मर जाएगा। ओ गॉड, तुम खुद को जहरीली नागन कह रही हो? मुझे यकीन करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि यह जहरीली शराब तुम पर असर नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। करीब रहूँगा तो किसी वक्त भी तुम्हारा दांत मेरे जिस्म से लग सकता है। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, दोस्ती से भी तुम्हें गले नहीं लगा सकूँगा। मुझे माफ़ करो, मैं जा रहा हूँ। वो उठकर जाने लगा। शिवानी मुस्कुराने लगी। वो समझ रहा था कि उसे ना रोकने वाली अपनी आंखों का सहर तारी करेगी। वो जाते जाते बार के दरवाजे पर रुक गया। अपनी पेशानी पर हाथ रखते हुए पलट कर देखने लगा। वो दूर बैठी घूमकर उसे देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। पोरस परेशानी जाहिर करता हुआ वापस आकर उसके सामने मेज की दूसरी तरफ बैठ गया। वो तंजी अंदाज में बोली, क्या हुआ, तुम मुझसे दूर जा रहे थे? उसने बेबसी से कहा, पता नहीं क्या बात है, मैं आगे जा रहा था और मेरा दिल पीछे तुम्हारी तरफ खिंचा जा रहा था। पेशानी भी जल रही थी, अब जलन नहीं है। तुम मुझसे हज़ारों मील दूर रहकर भी मेरे पास आने के लिए तड़पते रहोगे। जब भी मैं तुम्हारा तसव्वुर करूंगी तुम्हारी पेशानी जलने लगेगी। इसका मतलब यह है कि मुझ पर तनवीमी अमल करने से पहले ही तुमने मुझे अपना गुलाम बना लिया, तुम्हें अपना असीर बना लिया। तुम दुनिया में जहाँ भी रहोगे मेरी आंखों के ज़ेरे असर होगे। तुम पर तनवीमी अमल इसलिए कराना चाहती हूँ कि तुम्हारी मुरीदी में और पुख्तगी आएगी। मुझे बार बार अपनी आंखों से काम नहीं लेना पड़ेगा। शिवानी, मैं तुम्हारी मोहब्बत में दीवाना होकर तुमसे शादी करना चाहता था, मगर तुम महबूबा ना बन सकी तो दोस्त भी ना बन सकी। दुश्मन की तरह मुझे गुलाम बना रही हो। क्या मैं तुम्हारी दोस्ती और मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ? वह संजीदगी से बोली, तुम मेरे ज़ेरे असर आ चुकी हो, इसलिए तुमसे दिल की बातें नहीं छुपाऊंगी। मैंने सोचा था कभी शादी नहीं करूंगी। अगर किसी ने मुझे मुतासिर किया तो उसे अपना मामूल बनाऊंगी, फिर जीवन साथी बनाऊंगी। आज ज़िंदगी में पहली बार तुम्हें देखते ही दिल हार गई हूँ। पोरस ने झुककर उसका हाथ थाम कर कहा, तो फिर प्यार करो, दुश्मनी ना करो। मुझे समझने की कोशिश करो, मैं दुश्मनी से नहीं मोहब्बत से तुम पर तनवीमी अमल कराने वाली हूँ। दुश्मनी में तो मैंने दूसरे को हिप्नोटाइज करा है। दूसरे को? वो दूसरा कौन है? वो भी तुम्हारी तरह टेलीपैथी जानता है, काला जादू भी जानता है। बहुत खतरनाक है। अपनी आत्मा शक्ति से किसी के भी जिस्म में दाखिल हो जाता है। पोरस फौरन ही समझ गया। 2 आत्मा शक्ति वाले मारूफ थे, एक नारंग था और दूसरा भीमा। अभी 3 दिन पहले पोरस मुंबई में करिश्मा के ख्यालात पढ़ रहा था। तब उसने बहुत अरसे बाद नारंग की आवाज़ सुनी थी। नारंग एक शख्स को अलाकार बनाकर बेकर ब्राइट को ट्रैप करने आया था, मगर नाकाम रहा था। बेकर ब्राइट फरार होकर रह गया था और करिश्मा मारी गई थी। पोरस ने शिवानी के सामने हैरानी जाहिर करते हुए पूछा,
क्या ऐसा टेलीपैथी जानने वाला भी है जो अपना जिस्म छोड़ने के बाद दूसरे के जिस्म में दाखिल हो जाता है? ये तो नाकाबिल यकीन बात है। मैं भी यकीन ना करती, लेकिन वो मेरी आंखों के ज़ेर असर था। उसकी पेशानी जल रही थी। इन हालात में वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता था। जो सच है वही बोल रहा था। मैं उसे दुश्मन समझती हूँ क्योंकि वो किसी वक्त भी मुझसे दुश्मनी कर सकता है। इसलिए मैंने उस पर तनवीमी अमल कराया है। अब वो हमेशा मेरा मामूल बनकर रहेगा। उस टेलीपैथी जानने वाले और काला जादू जानने वाले का नाम क्या है? नारंग। मैंने उस कमबख्त के अंदर से सारा ढका छुपा हुआ सच बाहर निकलवाया है। वो बहुत ही खुदगर्ज और मक्कार है, लेकिन मुझसे कभी मक्कारी नहीं कर सकेगा। मैं तुम्हें दुश्मन और मक्कार नहीं समझ रही हूँ, मगर मैं इस आदत से मजबूर हूँ कि किसी भी मर्द से कमतर नहीं रहना चाहती। तुमसे बरतर रहने के लिए तुम पर तनवीमी अमल कराऊंगी। इसके बाद दुश्मनी नहीं करूंगी। बड़ी मोहब्बत से तुम्हारी लाइफ पार्टनर बन जाऊंगी। बोतल खाली हो चुकी थी। वो आखिरी गिलास पी रही थी। उसने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मातियत से कहा, गाड़ी क्लब के सामने ले आओ, मैं 10 मिनट में एक जवान के साथ बाहर आ रही हूँ। उसने गिलास उठाकर मुंह से लगाया, फिर एक ही सांस में गटागट पूरा गिलास पी गई। मुस्कुरा कर बोली, देखो मैंने पूरी बोतल खाली की है, मगर नशे में नहीं हूँ, बस ज़रा सरूर में हूँ। तुम्हें देखकर खुश हो रही हूँ। मेरे जहन में जैसा आइडियल था तुम वैसे ही हो। पोरस पिछले दिनों गोवा के साहली इलाके में शराब की 8 भरी हुई बोतलें पी गया था, फिर भी उसे नशा नहीं हुआ था। वह सुरूर में भी नहीं आया था। इसके बरक्स से शिवानी एक ही बोतल में मस्त हो रही थी। पोरस ने समझ लिया कि वह एक मामूली सांप की तरह जहरीली है। जब कभी वो अपने जहर से मुतारिफ कराएगा तो उसके होश उड़ जाएंगे। उसने बिल अदा किया, फिर शिवानी के साथ क्लब से बाहर आ गया। शिवानी के मातियत ने पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। वह पोरस के साथ बैठ गई। उसका मातियत कार ड्राइव करता हुआ वहाँ से उस होटल की तरफ जाने लगा जहाँ शिवानी का क्याम था। पोरस को हैप्नोटाइज करने के इंतजामात होटल के उसी कमरे में किए गए थे। स्कॉटलैंड यार्ड से ताल्लुक़ रखने वाला एक आमिल वहाँ मौजूद था। उसने तकरीबन 3 घंटे पहले नारंग को हैप्नोटाइज करके उसे शिवानी का मामूल बना दिया था। पोरस और शिवानी वहाँ पहुँचे। शिवानी ने आमिल से पोरस का तारुफ कराया। आमिल ने कहा, आप इजी होकर बेड पर चारों शाने चित होकर लेट जाएं, जहन को पुरसुकून रखें और जिस्म को ढीला छोड़ दें। इस तरह हैप्नोटाइज करने में दुश्वारी नहीं होगी। वो बेड पर लेटते हुए बोला, मुझे इजी होने में 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद आप मुझ पर अमल करेंगे। उसने आंखें बंद कर लीं, फिर ख्याल ख्वानी के जरिए आमना के पास पहुंचकर बोला, मामा मुझे हैप्नोटाइज किया जा रहा है। यूँ तो हम पर रूहानी अमल किया गया है, ना कोई हमारे खुफिया ख्यालात पढ़ सकता है और ना ही हम पर तनवीमी अमल कर सकते हैं। फिर भी आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ दें, मेरे दिमाग में रह कर देखें क्या किसी के अमल का असर मुझ पर हो रहा है। मेरे बेटे, तुम पर किसी के अमल का असर नहीं होगा। तुम जाओ, वैसे मैं तुम्हारे पास रहूँगी। पोरस ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर आंखें खोल दी। मुस्कुराकर शिवानी को देखा, फिर कहा, हाय स्वीटी, मैं दिलो दिमाग से तुम्हारा मुरीद बनने के लिए तैयार हूँ। वो आमिल बेड के पास आया, फिर पोरस की आंखों में आंखें डालकर अपनी भरपूर सलाहियतों के साथ उसे हैप्नोटाइज करने लगा। गोवा के साली इलाके में बड़ी चहल पहल थी। वहाँ तफरीक़ले मुल्की और गैर मुल्की सयाहों और दौलतमंदों की आमदोरफ्त रहा करती थी। जवान औरतें और मर्द समुंदर की मुज़ोर लहरों से हंसते खेलते रहते थे। बादमानी कश्तियों में बैठकर पीछे गहरे समुंदर की सतह पर स्केटिंग करते रहते थे। बेकर ब्राइड भी बादमानी कश्ती में बैठकर दूर समुद्र में तफरीक ले जाना चाहता था। ऐसी कश्तियों के बर्थ के दलाल खड़े रहते थे। एक दलाल ने कहा, बाबू साहब, आप देख रहे हैं कि हर कश्ती में एक मर्द के साथ एक औरत होती है। ये बादमानी कश्ती समुंदर की पुरसुकून सतह पर बड़ी नज़ाकत से आहिस्ता आहिस्ता चलती है। आहिस्ता आहिस्ता रोमांस होता है, आहिस्ता आहिस्ता जज्बे भड़कते हैं। ये सब कुछ किसी हसीना के बगैर नहीं होता, और आप किसी हसीना के बगैर तन्हा सैर करना चाहते हैं। बेकर ने कहा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तन्हा समुंदर में जाना चाहता हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो हो जाएगी, यहाँ कमी नहीं है। कई लड़कियाँ अभी खुद ही आपके पास आएंगी। आप किसी को भी समुंदर में ले जा सकेंगे। सॉरी, मैं किसी अजनबी लड़की से दोस्ती नहीं करता, ये मेरे मजाज के खिलाफ है। वो वहाँ से पलट कर जाने लगा। ये बात फितरत के खिलाफ थी कि हसीन लड़कियों से दोस्ती नहीं करता था। औरतें हर मर्द की ज़रूरत होती हैं। बेकर भी ऐसे हसीन माहौल में हसीन साथी चाहता था, मगर तजुर्बात डराते थे कि औरत के ज़रिए ही अक्सर टेलीपैथी जानने वालों की शामत आती है। कोई 2 दिन पहले करिश्मा जैसी हसीन साथी मिली थी, मगर अचानक ही खिलाफ तवक्को नारंग ये दावा करता हुआ पहुंच गया था कि करिश्मा उसकी बेटी है और वह बेकर को अपना मामूल और दामाद बनाएगा। बेकर की तकदीर अच्छी थी, वहाँ से बच निकला था। माइंदा फंसना नहीं चाहता था। पहले अपने साथियों को दुश्मनों से निजात दिलाकर फिर से एक मजबूत टीम बनाना चाहता था। इसके बाद किसी हसीना से आर्जी दोस्ती करके खिलौने की तरह फेंक देना चाहता था। उसे शुबा था कि 3J ने उसके साथियों को कैदी बनाया है। वो 3J कहाँ रहते हैं उनको कोई पता ठिकाना नहीं था। वो किसी से राब्ता नहीं रखते थे, इसलिए उनका सुराग लगाना तकरीबन नामुमकिन था।
उसने अमेरिकी फ़ौज के एक आला अफसर के ख्यालात पढ़े थे। तब उसे पता चला कि ट्रांसफार्मर मशीन जहाँ छुपा कर रखी गई थी अब वहाँ नहीं है, किसी ने चुरा लिया। उस मशीन के पुर्जे खोल कर ले गया। ये समझ में नहीं आया कि कौन ऐसा कर सकता है। अगर 3J ने आंद्रे और साइमन वगैरह को ट्रैप करके दोबारा अमेरिकी अकाबरीन और टेलीपैथी जानने वालों पर कब्जा जमाया है तो वो ट्रांसफार्मर मशीन वहाँ से नहीं चुराएंगे, क्योंकि वो मशीन खुद 3J ने वहाँ बनवाई थी। इस तरह ये समझ में आ गया कि 3J ने अमेरिका में दोबारा इक़्तिदार हासिल नहीं किया है। उसने हमारे और बाबा साहब के इदारे के बारे में सोचा कि हमें उस ट्रांसफार्मर मशीन से और अमेरिकी टेलीपैथी जानने वालों से दिलचस्पी नहीं है। हम अमेरिकी अकाबरीन को ट्रैप नहीं करेंगे और उसके साथी आंद्रे और साइमन वगैरह को भी कैदी नहीं बनाएंगे। वो एक तरह से दुरुस्त सोच रहा था। हम किसी दुश्मन पर गालिब आते थे तो उसे आर्जी तौर पर सजा देते थे और अपना पाबंद बनाकर रखते थे, फिर उसे आज़ाद छोड़ देते थे। आंद्रे और उसके 3 साथियों को और अमेरिकी टेलीपैथी जानने वालों को हमने आर्जी तौर पर अपना मामूल बनाया था। हमने फैसला किया था कि जब चीन में ट्रांसफार्मर मशीन तैयार हो जाएगी और दुश्मन नाकाम हो जाएंगे तो आंद्रे और दूसरे तमाम अमेरिकी टेलीपैथी जानने वालों को आज़ाद कर दिया जाएगा। जे काफू और जे फ्लो ने वहाँ के एक महंगे होटल में कमरा लिया। होटल के काउंटर के पास कई हसीनाएं घूमती फिरती रहती थीं और शिकार फांसती रहती थीं। उन्होंने उन दोनों को भी बार बार सिग्नल्स दिए, बड़ी बेबाकी से करीब आकर ज़बरदस्त ऑफ़र भी दी, लेकिन वो उनसे कतरा कर अपने कमरे में आ गए। जे काफू ने बेड पर लेटते हुए कहा, यार इस दुनिया में कोई जगह औरत से खाली नहीं है। जे फ्लो ने कहा, हमारा दिल भी उसकी तलब से खाली नहीं रहता। इंडियन ब्यूटी में बड़ी कशिश होती है, मगर हम दूर ही दूर से देखकर सब्र कर रहे हैं। हम सब्र करेंगे, बर्दाश्त करेंगे। जब कोई बहुत ज़्यादा मुतासिर करेगी तो उससे शाम को मिलेंगे, सुबह भूल जाएंगे। जाहिर है हम हमेशा परहेज़ नहीं कर सकते। गॉड ने हम मर्दों को बहुत ताकतवर बनाया है, मगर हम मर्द जब भी कमज़ोर पड़ते हैं तो औरत ही के सामने चित होते हैं। जे काफू ने बेजारी से कहा, क्या मुसीबत है, हम औरत ही की बातें किए जा रहे हैं। हमें अपने मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। हम हमेशा इंडिया में नहीं रहेंगे। पता नहीं जे सामू कहाँ मसरूफ़ हो गया है, वो आएगा तो प्लानिंग की जाएगी। मुझे शिवानी का ख्याल आता है तो गुस्सा आने लगता है। तमाम टेलीपैथी जानने वाले हमें तलाश करते रहते थे, कोई हमारे साय तक भी नहीं पहुंच सका, मगर उस औरत ने मुझे ज़ेर कर लिया। मैं उससे ज़रूर इंतकाम लूँगा। इंतकाम लेने की ज़िद में शिवानी के अलावा और ना जाने कितने दुश्मनों से टकराओगे। हम पहले की तरह रूपोश और नाकाबिले शिकस्त बनकर नहीं रह सकेंगे। हम हिकमत अमली से काम लेंगे और ख़ुद को कभी जाहिर नहीं करेंगे। तुम्हारे इरादे क्या हैं इतना तो समझ रहा हूँ। तुम शिवानी का पीछा नहीं छोड़ोगे। हाँ, मैं उसे चीन की सरहद में दाखिल नहीं होने दूंगा। खुद को जाहिर किए बगैर उसके मिशन में रुकावटें पैदा करता रहूँगा। शी इज़ अ बिच। जे फ्लो ने हंसते हुए कहा, उसने मुझे भी ट्रैप किया था। मुझे कभी गुस्सा आता है, मगर मैं हंसकर अपने दिमाग को पुरसुकून रखता हूँ। तुम हमें समझाया करते थे कि दुश्मनों के खिलाफ महाजराई करते वक्त दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। दिमाग गर्म हो तो नसीहतें करने वाला खुद ही पुरसुकून रहना भूल जाता है। तुम दुरुस्त कहते हो। मैं अभी गुस्से में रहकर शिवानी के बारे में कुछ नहीं सोचूंगा। मैं ठंडे दिल से सोच रहा हूँ वो अभी हांगकांग में होगी। मैं मालूम करता हूँ कि अब वो हम टेलीपैथी जानने वालों के बगैर क्या कर रही है। वो ख्याल खुआनी के लिए शिवानी के एक मातियत सुराग रसां के अंदर पहुंचा। उसके ख्यालात पढ़ने लगा। पता चला कि शिवानी ने उसे और दूसरे मातियत को छुट्टी दे दी है। उन दोनों सुराग रसानों को हांगकांग में कुछ वक्त गुजार कर स्कॉटलैंड जाने का हुक्म दिया है। उन्हें यह नहीं बताया कि वो तनहा वहाँ रहकर क्या करने वाली है। उसने दिमागी तौर पर हाजिर होकर जे काफू से कहा, हम शिवानी के सिर्फ 2 सुराग रसानों के दिमागों में जाकर उसकी मसरूफियात के बारे में मालूमात हासिल कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। उसने दोनों को अपनी टीम से निकाल दिया है। जब हम भी निकल आए, उन दोनों को भी निकाल दिया गया, तो फिर टीम कहाँ रही? वो हांगकांग में अकेली है। यूं ही तो वहाँ नहीं है, कुछ कर रही होगी, एक नई टीम बना रही होगी, मगर उसे टेलीपैथी जानने वाले कहाँ मिलेंगे? चीन में जिनसे टकराने जा रही है वो सब टेलीपैथी जानते हैं। वो हमारे बगैर जाएगी तो जिंदा वापस नहीं आएगी, हराम मौत मारी जाएगी। यार वो ऐसी नादान नहीं है, खुद किसी से कम नहीं है। शैतानी आंखों से किसी को भी गुलाम बना लेती है। जहरीली नागिन है। बड़ी ज़बरदस्त तैयारियों के साथ चीन जाएगी। हमें किसी तरह किसी को भी आलाकार बनाकर उसके मुतल्लिक कुछ मालूम करना चाहिए। ऐसे वक्त जे सामू ने आकर कहा, हाय गाइस, क्या हो रहा है? जे काफू ने कहा, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, हम बोर हो रहे हैं। तुम कहाँ थे? हमने स्कॉटलैंड यार्ड के कई बड़े अफसरान को आलाकार बनाया। मैं उनके ज़रिए मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि शिवानी हांगकांग में क्या कर रही है। हम भी उनके दिमागों में जाकर मालूम कर चुके हैं। शिवानी बड़ी राजदारी से काम कर रही है। अपने हेडक्वार्टर वालों से मौजूदा मिशन के सिलसिले में रब्ता नहीं कर रही है। उन 2 सुराग रसानों की छुट्टी कर दी है जो हमारे आलाकार थे। जे सामू ने कहा, तुम दोनों में से किसी एक की हम शक्ल डमी बनाई जाए, उसे हांगकांग भेजा जाए। हम शिवानी का मोबाइल नंबर जानते हैं। जे फ्लो यहाँ से मोबाइल के ज़रिए शिवानी से कहेगा कि वो मास्क मेकअप में था, इसलिए उसकी आंखों के सैर को भूल गया था। अब उसने बुखार में मुब्तला होने के बायस मास्क मेकअप चेहरे से उतार दिया और उसकी आंखों के ज़रिए से रहकर उसके पास आना चाहता है। जे काफू ने कहा,
फिर वो मुझे अपने पास बुलाएगी, मगर मैं मास्क नहीं उतारूंगा। तुम उसके पास नहीं जाओगे, तुम्हारी डमी जाएगी। और जब शिवानी उस डमी को घूर कर देखेगी तो वो सच उगलने लगेगी कि वो जे काफू नहीं बल्कि उसकी डमी है। यार क्या बकवास आइडिया है। बकवास ना कहो, हम डमी को सच बोलने नहीं देंगे। उसके दिमाग में रहकर तुम बोलते रहोगे, वो यकीन करती रहेगी। जे फ्लो ने कहा, इस आइडिया में जान है। वाकई काफू, तुम डमी के अंदर रहकर शिवानी को धोखा देते रहोगे। हम तीनों बारी बारी डमी के अंदर रहा करेंगे। जब डमी की पेशानी गर्म होगी हम समझ लेंगे कि शिवानी उसे कुछ उगलवाना चाहती है। हम फिर डमी की ज़ुबान से उसके यकीन के मुताबिक सच बोलते रहेंगे। जे काफू ने कायल होकर कहा, मेरी कद और जिसामत के मुताबिक किसी शख्स को ट्रैप करके हिप्नोटाइज किया जाए, उसे मामूल बनाने के बाद मेरा हमशक्ल बनाया जाए, उसके ज़हन में यह नक्श कर दिया जाए कि वही टेलीपैथी जानने वाला जे काफू है। जे काफू ने कहा, रात होने वाली है, हम ज़रा तफरीह के लिए बाहर जाएंगे और जे काफू के कद और जसामत वाला कोई नज़र आएगा तो उसे ट्रैप करेंगे। जे काफू ने कहा, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे जैसा हो, तुम्हारे जैसा भी होगा तो उसे तुम्हारी डमी बनाया जाएगा। तुम भी शिवानी के मामूल रह चुके हो। ठीक है, हम में से कोई भी अपनी डमी शिवानी के पास भेजेगा। जे सामू ने कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों तफरीह करते रहोगे, मैं वक्फे वक्फे से आकर तुम्हारी खैरियत मालूम करता रहूँगा। ओके, गुड नाइट। वो चला गया। जे काफू और जे फ्लो ने गुस्ल किया, बेहतरीन लिबास पहना, फिर होटल के कमरे से बाहर आए। बाहर रात जवान थी, हर तरफ रोशनी और रंग बिरंगे मलबूसात में अदाएँ दिखाने वाली हसीनाओं ने रात को जवान ही नहीं रंगीन भी बना दिया था। औरतें हर उम्र की थीं, कुछ महबूबाएँ थीं, कुछ बिकाऊ माल थीं। वो दोनों फ़िलहाल औरतों से कतरा रहे थे। तमाम टेलीपैथी जानने वालों की तरह शराब नहीं पीते थे। उनके लिए तफरीह की एक ही जगह थी और वो जगह कैसीनो थी। वहाँ एक बहुत बड़ा कैसीनो था जहाँ तरह तरह का जुआ खेला जाता था। जिनके दिल शराब व शबाब से भर जाते थे या जो 3J की तरह ऐसी चीज़ों से परहेज़ करते थे, वो जुआ खेलते हुए रातें गुजारते थे। वो दोनों उस कैसीनो में आए। वहाँ 2nd फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक हर किस्म का जुआ होता था और वहाँ भी नीचे से ऊपर तक हर उम्र की और हर नस्ल की हसीनाएं किसी न किसी दिल वाले के साथ नजर आ रही थीं। वो उस फ्लोर में आए जहां ताश के पत्ते खेले जाते थे। वो 2 लाख रुपए के टोकन लेने के लिए काउंटर पर आए। उस फ्लोर के इंचार्ज ने कहा, आप लाखों रुपए से खेल शुरू करने जा रहे हैं। खेल के दौरान में आपके दिलजोई के लिए 2 खूबसूरत लड़कियां आपके साथ रहेंगी, खेलने के लिए आपका मूड बनाती रहेंगी। जे काफू ने कहा, सॉरी, हमें किसी हसीन पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, आप फिक्र न करें, ये लड़कियाँ हमारे कैसीनो की तरफ से पेश की जा रही हैं। जे फ्लो ने ख्याल खोने के ज़रिए कहा, यार काफू, हम इन हसीनों के साथ तन्हाई में वक्त नहीं गुजारेंगे और ना ही राज़ो न्याज की बातें करेंगे। सिर्फ खेलते वक्त वो साथ रहेंगी, हमारा मूड बनता रहेगा। जे काफू राज़ी हो गया। उसका दिल भी यही कहता था, किसी हसीना से राज़ो न्याज ना सही, उसका साथ तो रहेगा। औरत ज़रा ज़रा दूर रहे तब भी आँच देती है। वो दोनों एक बड़े कमरे में आए। वहाँ कई हसीनाएँ थीं। उन्होंने अच्छी तरह देखभाल कर 2 लड़कियों को पसंद किया। फिर उनके साथ गैम्बलिंग हॉल में आए। वहाँ दूर दूर तक खेलने वालों के लिए मेज़ें बिछी हुई थीं। खेलने वाले ज़्यादा थे, कोई खाली मेज़ नज़र नहीं आ रही थी। वे एक मेज़ के पास से गुजरते हुए रुक गए। एक शख्स झुंझला रहा था, आज मेरी किस्मत ख़राब है, बस मैं और हारने के लिए नहीं खेलूँगा। उनके एक हसीन साथी ने कहा, यह मेज़ खाली हो रही है, यहाँ खेल सकते हैं। उस मेज़ पर 3 जवारी थे। उनमें से 2 मायूस होकर उठ गए। एक बैठा हुआ था, मेज़ पर से तमाम टोकन समेटकर अपने बैग में डाल रहा था। उसके पास भी एक हसीना बैठी हुई थी। हालांकि वो भी औरतों से कतराता था और शराब नहीं पीता था, क्योंकि योगा का माहिर और टेलीपैथी जानने वाला बेकर ब्राइड था। वो दोनों मेज़ के अतराफ बैठ गए। जे फ्लो ने बेकर से कहा, मालूम होता है तुम्हारी किस्मत का सितारा चमक रहा है। वो खिलाड़ी बुरी तरह हार कर गए हैं। बेकर ने कहा, शायद तुम यकीन ना करो, वो जीत कर गए हैं। वो दोनों जीत रहे थे और जीते हुए टोकन काउंटर पर भेजते जा रहे थे। इतना तो समझ में आ गया कि वो कैसीनो के मालकान के खास खिलाड़ी हैं। 2.5 लाख के टोकन लेकर खेल रहा था। अब मेरे पास 3,000 के टोकन रह गए हैं। इस हिसाब से वो मेरे 1,20,000 जीत कर गए हैं। जे फ्लो ने कहा, हमें तुमसे हमदर्दी है, अब तुम्हें नहीं खेलना चाहिए। क्यों नहीं खेलना चाहिए? अभी तो मेरी जीत शुरू हो रही थी, मेरी तकदीर बदल रही थी, ऐसे में वो उठकर चले गए। क्या तुम दोनों खेलोगे? बेकर के साथ बैठी हुई लड़की ने कहा, मेरे ये नाइट पार्टनर मैदान नहीं छोड़ेगा। क्यों पार्टनर? खेलने के लिए और टोकन लोगे? बेकर ने उन दोनों से पूछा, क्या ख्याल है, मुझसे खेलोगे? जे काफू के साथ बैठी हुई हसीना ने कहा, हमारे नाइट पार्टनर्स 2 लाख के टोकन लेकर आए हैं, सुबह तक खेलते रहेंगे। क्यों पार्टनर? जे फ्लो ने कहा, तुम खेलने को कह रही हो तो कौन काफिर इनकार करेगा, हम खेलेंगे। बेकर ने अपने बैग से नोटों की एक गड्डी निकालकर अपनी साथी हसीना को देते हुए कहा, काउंटर पर जाओ और 1 लाख रुपए के टोकन लेकर आओ। रकम लेकर चली गई। बेकर ने ताश की गड्डी फेंटते हुए पूछा, क्या तुम दोनों टेलीपैथी जानते हो? उन दोनों ने चौंक कर बेकर को देखा। वो बोला, मेरा मतलब है, क्या तुम टेलीपैथी के बारे में कुछ जानते हो? मैंने सुना है ये हुक्म जानने वाले दिमाग में घुसकर मालूम कर लेते हैं कि हमारे पास ताश के कौन से पत्ते हैं। जे काफू ने कहा, टेलीपैथी के बारे में हमारी मालूमात महदूद हैं। बेकर ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो दोनों टेलीपैथी जानते थे। कौन दोनों? वही जो अभी मुझसे जीत कर गए हैं।
जब मेरे पास बड़े पत्ते आते थे तो वो अपने पत्ते ड्रॉप कर देते थे, जैसे उन्हें मालूम हो गया हो कि मैं जीतने वाला हूँ। लेकिन वो मेरे दिमाग में कैसे घुस आते थे? मैं तो योगा का माहिर हूँ। जेफ्लो ने कहा, हमने स्कूल और कॉलेज के ज़माने में टेलीपैथी की किताबें पढ़ी थी। आज इतने अरसे के बाद तुमसे टेलीपैथी का जिक्र सुन रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा है कि एक इंसान दूसरे इंसान के दिमाग में घुस जाता है। उन तीनों ने 1,000 के टोकन मेज़ पर रखे। जेफ्लो ने पत्ते काटे। बेकर पत्ते बांटते हुए बोला, वो दोनों टेलीपैथी जानते हों या ना जानते हों, मगर अच्छी खासी रकम जीत कर गए हैं। बेकर ने वाकई उन पहले 2 जुआरियों को 2,20,000 जीत कर जाने का मौका दिया था, लेकिन दूसरी सुबह उनके दिमागों पर कब्जा जमा कर अपनी रकम के साथ उनके लाखों रुपए भी वसूल करने वाला था। अभी वो तीनों नहीं जानते थे कि किसके पास कौन से पत्ते आए हैं। वो इब्तदा में हज़ारों रुपए की ब्लाइंड चाल चलते जा रहे थे। बेकर की पार्टनर 1,00,000 रुपए के टोकन लेकर आई थी, उसके पास बैठकर खेल रही थी। वो तीनों 10-10 हज़ार रुपये की अंधी चालें चलते रहे। जब मेज़ पर मजमूई रकम 30,000 हो गई तो बेकर की हसीन पार्टनर ने उसके पत्ते उठाकर उसे देते हुए कहा, तुम काफ़ी हार चुके हो और अंधी चालें ना चलो। बेकर के पास एक गुलाम, एक दहला और एक नहला आया था। जे काफू और जेफ्लो ने उसकी हसीन पार्टनर के अंदर पहुंचकर मालूम कर लिया कि बेकर के पास जीतने वाले पत्ते आए हैं। जेफ्लो ने ख्याल ख्वानी के जरिए कहा, यार काफू, इसके पास बड़े पत्ते आए हैं, हमें भी अपने पत्ते देखने चाहिए। जे काफू ने कहा, इसे शुबा नहीं होना चाहिए, पहले अपने पत्ते देखो फिर चाल चलो। जेफ्लो ने अपने पत्ते देखे। बेकर के मुकाबले में उसके पत्ते कमज़ोर थे, फिर भी उसने एक चाल चली, 5,000 के टोकन आगे बढ़ाई। बेकर उसके पास बैठी हुई हसीना के दिमाग से मालूम कर चुका था कि उसके पत्ते कमज़ोर हैं, फिर भी 5,000 की चाल चलकर धोखा देना चाहता है कि उसके पास तगड़े पत्ते आए हैं। जे काफू ने अपने पत्ते देखे, फिर उन पत्तों को गड्डी में मिलाकर कहा, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। बेकर उसके पास बैठी हुई हसीना के भी दिमाग से उसके कमज़ोर पत्ते मालूम कर चुका था। जेफ्लो ने डबल रकम के टोकन बढ़ाकर कहा, शो। बेकर ने अपने पत्ते दिखाए और वो तमाम रकम जीत ली। फिर दूसरी बाजी शुरू हुई, फिर तीसरी बाजी और चौथी और 5वीं बाजी। उन तीनों में से जिसके पास कमज़ोर पत्ते आते वो अपना खेल रोक देता। इस तरह बेकर को उन पर शुबा हुआ और उन दोनों को बेकर पर शुबा हुआ कि बेकर को उनके बड़े पत्तों का इल्म कैसे हो जाता है। फिर भी वो खेलते रहे और एक दूसरे को आजमाते रहे। तकरीबन 10 बाजियां खेलने के बाद जे काफू ने बेकर से कहा, ताज्जुब है, जब भी मेरे पास बड़े पत्ते आते हैं तुम दोनों खेल आगे नहीं बढ़ाते हो, पत्ते ड्रॉप कर देते हो। बेकर ने कहा, यही मेरे साथ हो रहा है। मेरे पास बड़े पत्ते आते हैं तो तुम दोनों चाल आगे नहीं बढ़ाते हो, पत्ते वापस रख देते हो। जेफ्लो ने भी यही शिकायत की। फिर कहा, हम तीनों टेलीपैथी नहीं जानते हैं, फिर हम तीनों योगा जानते हैं। कोई भी टेलीपैथी जानने वाला हमारे दिमागों में ना आ सकता है ना कभी आ सकेगा। फिर ये क्या हो रहा है? वो एक दूसरे के सामने मासूम बन रहे थे, अपनी अपनी ख्याल ख्वानी की सलाहियतों को छुपा रहे थे। जे काफू और जेफ्लो सोच रहे थे कि बेकर उनके पत्ते कैसे देख लेता है। बेकर सोच रहा था, इन दोनों को उसके पत्तों की खबर कैसे हो जाती है। फिर बेकर ने मेज़ पर हाथ मारकर कहा, मैं समझ गया। दोनों ने चौंक कर पूछा, क्या? वो बोला, उन पहले 2 खिलाड़ियों की मौजूदगी में भी यही हो रहा था। अब मैं यकीन से कहता हूँ, ना वो टेलीपैथी जानते हैं ना हम में से कोई जानता है। जो जानता है वो हमसे छुपा हुआ है, हमारे साथ बैठी हुई लड़कियों के अंदर पहुंचकर हमें अपने तौर पर कभी जीतने देता है, कभी हारने पर मजबूर कर देता है। वो सब अपनी हसीन पार्टनर्स को शुबा करते हुए देखने लगे। उन लड़कियों ने परेशान होकर कहा, हम पर शुबा ना करो, हमें कुछ मालूम नहीं है। जे काफू ने कहा, तुम तीनों को मालूम भी नहीं हो सकता, तुम्हारे अंदर कोई आकर छुपा रहेगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। ये बात दिल को लग रही है, कोई टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे साथ तमाशे कर रहा है? जेफ्लो ने पूछा। सिर्फ हम तीनों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसने उन पहले 2 जुआरियों के साथ ऐसी हरकतें क्यों नहीं की? बेकर ने कहा, उनके साथ भी यही किया था। वो कभी हार रहे थे, कभी जीत रहे थे। आखिरी 3 बड़ी बाजियां जीत कर चले गए। शायद हम में से भी सुबह तक कोई जीत कर जा सकते हैं, मगर हमने खेल रोक दिया है। सवाल पैदा होता है कि किसी की भी हार से या जीत से उस टेलीपैथी जानने वाले को क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है। बेकर ने कहा, एक और बात समझ में आती है, टेलीपैथी जानने वाले का ताल्लुक इस कैसीनो के मालिकान से है जो मुझसे जीत कर गए हैं। उनकी जीती हुई रकम मालिकान तक पहुंचेगी और हम में से जो जीतेगा उसे भी ट्रैप करके उसकी जीती हुई रकम को भी उन्हीं मालिकान तक पहुंचाया जाएगा। बेकर ये कहते ही गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। फिर बोला, मैं अभी टॉप फ्लोर पर जाकर उन मालिकान का गिरेबान पकड़ूंगा। वह तेज़ी से चलता हुआ गैमलिंग हॉल से बाहर जाते हुए नज़रों से ओझल हो गया। जे काफू और जेफ्लो भी उठ गए। उन्होंने ख्याल ख्वानी के जरिए एक दूसरे से कहा, खतरा है, फौरन निकल चलो।